हेलो बच्चों। तो वेरी गुड इवनिंग सबको। हम लोगों ने अभी तक एग्रोनॉमी का डेफिनेशन, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन और क्या कहते हैं स्कोप देखा था, ठीक है। और किसने टर्म दिया था नहीं दिया था वो सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अभी आज मैं आप लोगों को इरिगेशन पढ़ाने वाली थी, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम लोग क्राइटेरिया ऑफ एलिमेंट, जो हमारे प्लांट को एलिमेंट की ज़रूरत नीड होती है, बेसिक 17 एलिमेंट है जो कि प्लांट को बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। वो क्या क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इरिगेशन देखेंगे, इरिगेशन का सब चीज़, इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका है, वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। और रही बात क्या कहते हैं, थोड़ी लेट चल रही है वीडियो, थोड़ा लेट आ रहा है वीडियो क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको मैनेज नहीं हो पा रहा। वो मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ टाइम आप लोग दें अपनी तरफ से। थोड़ा सा आप लोग अभी मैनेज करें फ़िलहाल, और मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं होगा ना तो फिर तो लाइफ ही, कोई बात नहीं, मतलब और भी ऑप्शन है, लेकिन कंपटीशन अगर नहीं हो तो वो बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए जोर शोर से अपना 100% देने की कोशिश करो। नहीं होगा तो और ऑप्शन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, जो कि प्लांट को जोड़ी होता है। 17 एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं बताती हूँ। तो मैंने कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो दिया है, जिसने वो अर्नर एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में। वो 17 एलिमेंट है। यहाँ पे जो इसेंशियल एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो दिया है वो 17 है, ठीक है, टोटल। और क्राइटेरिया जो है वो अर्नर एंड स्टाउट ने दिया था कब, 1939 में। अब वो हमें तो अब ये जानना है कि वो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो क्राइटेरिया मैं पहले आपको बोल के समझाती हूँ, फिर अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मतलब क्या क्या क्राइटेरिया लिख के बताऊंगी ताकि आपको नोट करने में अच्छा होगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है, 17 एलिमेंट में कोई अगर एक एलिमेंट की डिफिशियंसी है तो उसकी डिफिशियंसी उसी एलिमेंट के थ्रू पूरा होगा। जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम की कमी है तो सोडियम ही उसको पूरा करेगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, ये दूसरा है, ठीक है। अगर जैसे सोडियम की कमी हो गई तो उसमें प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकेगा, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा है कि ये 17 एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ये 3 है, ठीक है। अब 3 में हम आपको बताएंगे अभी लिख करके कि कैसे वो लिखा जाएगा, कैसे क्या होगा। अभी फिलहाल ये 3 है, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया, और ये किसने दिया था, ऑर्नर एंड स्टाउट ने 1939 में, ओके। तो मैं लिख के बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहला क्राइटेरिया लिख दिया है जो कि ऑर्नन एंड स्टॉट ने दिया था 1939, ये याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने क्या दिया था, तो क्राइटेरिया एंड डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स दिया था। और कब दिया था, 1939 में। ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कितना एलिमेंट दिया था, तो 17 एलिमेंट। वो 17 एलिमेंट मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्या है, पहला क्राइटेरिया मैंने बोर्ड में लिख दिया है, मैं और नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि बोर्ड मेरी छोटी है उतनी बड़ी है नहीं, ठीक है। तो इफ़ डिफिशियंसी ऑफ वन एलिमेंट देन दोज डिफिशियंसी शुड बी फुलफिल बाय दैट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप नोट कर लो, मैंने तो इससे पहले समझा ही दिया क्या है, आप इसे नोट कर लो। क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एग्जाम्पल लिख दी हूँ, इफ़ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है देन सच डिफिशियंसी फुलफिल बाय सेम एलिमेंट नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको जो है सेम एलिमेंट नाइट्रोजन के द्वारा ही उसको फिलफिल किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्राइटेरिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे अच्छे से देख लो, इसे नोट्स कर लो। ये मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आपको बुक में थोड़ी टफ में, नेट में भी थोड़ा सा ये मिलेगा, तो आप इसे ईजिली आप समझ जाइएगा कि पहला क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट की कमी होती है तो उसको उसी एलिमेंट के थ्रू जो है उसकी डिफिशियंसी को फुलफिल किया जा सकता है, कोई अदर एलिमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकता है। अब दूसरा क्राइटेरिया, तो मैंने अब दूसरा एलिमेंट्स लिख दिया है, वो ये है कि इफ़ डिफिशियंसी ऑफ एनी वन और मोर एलिमेंट आउट ऑफ 17, मैंने इससे पहले वाले में ये बताना भूल गई कि 17 में बताया जा रहा है, 17 में अगर किसी एक की कमी होगी तो उसकी कमी वही 17 में से वही एलिमेंट जो है, सेम एलिमेंट जो उसका फुलफिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ 17 एलिमेंट देन प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल।
अगर किसी भी एक या उससे अधिक एलिमेंट्स की डिफिशेंसी हो जाएगी तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले नाइट्रोजन लिया है, अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसके रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसके लीफ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये है, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया है। अब हम लोग तीसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आप लोग को याद करने में अच्छा होगा। मैं आपको जैसे बता रही हूँ वैसे आप इसको रट लेना और जाके एज इट इज़ एग्जाम में लिख देना, नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो मैं अब थर्ड तीसरा लिखती हूँ, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो अब लास्ट 3 क्राइटेरिया था, उसमें ये लास्ट है, जिसमें कि ये 217 एलिमेंट, वो सभी 17 एलिमेंट्स में अगर वो 17 एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अभी आप ये सोचिएगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। देखो, जिसको मालूम है वो कमेंट कर दो, ठीक है, और जिसको नहीं मालूम मैं उसे बता रही हूँ, क्या दिक्कत है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोले तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये 17 एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, मेरा कहने का मतलब था। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि वो 17 एलिमेंट कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों। मैं पहले क्राइटेरिया आपको बताई इसलिए ताकि अगर क्राइटेरिया मालूम हो ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा तो ये है, ऐसे है। अगर 17 एलिमेंट मैं पहले पढ़ा देती तो सबके मन में ये होता कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या नीड है, नहीं है। अब समझ में आया उसका क्या नीड है और कितना इंपॉर्टेंट है वो। सोच लो, अगर पहले क्राइटेरिया में क्या था, अगर 17 में से किसी एक की कमी होगी तो उसकी कमी उसी के थ्रू पूरी हो सकती है। मतलब नाइट्रोजन की अगर कमी है तो आपको नाइट्रोजन ही उसमें डालना है, कुछ और डालने से कुछ नहीं होने वाला। और 17 एलिमेंट्स में अगर किसी एक की कमी हो गई तो प्लांट अब ग्रो ही नहीं कर पाएगा, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। और तीसरा है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइट। तो हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया देख लिया, मैंने इससे पहले आपको रिवीजन भी करवा दिया। अब वो है कौन कौन सी एलिमेंट, तो मैं वो जानूंगी। पहला है बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी आगे पीछे करके बोलो, आपकी मर्जी। वो क्या कहते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही 96% यूज होता है उसका प्लांट में। तो सोच लो कितनी बेसिक एलिमेंट है, इसीलिए वो बेसिक एलिमेंट में रखा गया है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट। अब मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट मतलब जिसकी ज़्यादा नीड होती है। बेसिक के बाद जो मेजर एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट मतलब जिसकी ज़्यादा नीड है, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी एलिमेंट, एक सेकेंडरी एलिमेंट। प्राइमरी एलिमेंट में हो गया आपको N, P और K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट में है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 3 हो गया आपको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एलिमेंट, और ये 3 हो गया आपको प्राइमरी एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ एग्रोनॉमी में आपको काम आएगा, आपको हर चीज़ में काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने 2 टाइप्स के देख लिए, एक बेसिक एलिमेंट, दूसरा मेजर एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट है हमारा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेजर एलिमेंट्स है हमारा, उसमें 2 टाइप से, प्राइमरी, एक सेकेंडरी एलिमेंट्स। प्राइमरी एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी एलिमेंट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। ये हमारे इतने हो गए। देखिए, मेजर एलिमेंट्स जो है वो मोर देन 1 ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी कमेंट करो, मैं इसके बाद बताऊंगी, पहले मैं माइनर बता देती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करो। माइनर एलिमेंट्स जो है वो मतलब ये दोनों से जो कम मात्रा में यूज होते हैं उसे कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, हमने भी बता दिया तीनों क्राइटेरिया में कितना इंपॉर्टेंट है ये 17 एलिमेंट्स, लेकिन उससे थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन यूज है। बिना इसके वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, इसको याद रखना। उसमें क्या है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, और क्या कहते हैं, कॉपर है, बोरॉन है, मोनिबिडिनम है, कैल्शियम है, सॉरी कैल्शियम, क्लोरीन है और निकल है, ठीक है, ये है। अब हम लोग काउंट करते हैं कि 17 है या नहीं।
3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। पहले 16 एलिमेंट थे, एक नया ऐड हुआ है वो है निकल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया कौन ऐड। ये रुक गई थी, जो कि नॉर्मल बात है, हमेशा हो रही है मेरे साथ में ये, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये इतने होते हैं। निकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वाले एग्जाम में तो पक्का पूछे जाएंगे, और नॉर्मल कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें बेसिक मतलब ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि निकल जो है बाद में ऐड हुआ है, पहले 16 थे अभी 17 हुए हैं। वो किसके वजह से? तो निकल की वजह से। चलिए अब हम जो है बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है पीपीएम का फुल फॉर्म। यहाँ पे पार्ट्स लिखा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पार्ट्स लिखा है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का फुल फॉर्म होता है। ये रेशियो या फिर कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट है। तो मेजर एलिमेंट जो है वो किस चीज़ का है? मोर देन 1 पीपीएम, वो 1 पीपीएम से ज़्यादा यूज़ होता है मेजर एलिमेंट्स। और माइनर एलिमेंट है लेस देन 1 पीपीएम। तो जैसे कि अभी हम लोग रिवाइज करें कि बेसिक एलिमेंट है CHO जो कि 96% यूज़ होता है। उसके बाद हमारा मेजर एलिमेंट्स है जिसमें कि एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में NPK हो गया, सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो गया, मेजर एलिमेंट्स में ये सारे हो गए। तो ये सारे 17 एलिमेंट्स हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। तो जैसा कि मुझे लेंदी वीडियो नहीं पसंद है, मैं खुद इरिटेट हो जाती थी जब मैं अपने टाइम क्लास करती थी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर रहता था तो खुद ही बोर हो जाते हैं लोग, कंसंट्रेशन लेस कम होने लगता है, ठीक, लो होने लगता है। तो मैंने इतना बता दिया, ठीक है। तो अब मैं आगे बताऊंगी आपको इरिगेशन। आज इरिगेशन में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बेसिक इरिगेशन का डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव बता करके मैं क्लोज कर दूंगी वीडियो। कल मैं आपको उसकी शेड्यूलिंग, उसकी जितनी चीज़ है वो बताऊंगी, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लो। तो इरिगेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इरिगेशन, इरिगेशन क्या आपके दिमाग में इरिगेशन सोचने से क्या आता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई क्या? सिंचाई बोले तो जो हम लोग फील्ड में पानी डालते हैं, नॉर्मल सी बात है, बस यही सिंचाई हो गया, ठीक है, सिंचाई। तो सिंचाई क्या कि पानी डाल देना फील्ड में सिर्फ सिंचाई नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि अगर मैं ओवर डोजेस पानी दे दूंगी और मैं कहूँगी मैंने सिंचाई कर दिया, नहीं, वो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी प्लांट में, फिर प्लांट जर्मिनेट नहीं करके सूख जाएगी प्लांट, ठीक है। तो उसका ध्यान देते हुए हमें पढ़ना है। इरिगेशन क्या? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। हम जो आर्टिफिशियल तरीके से जो वाटर का एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ? टू द सॉयल, सॉयल पर, फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई मॉइस्चर, मॉइस्चर सप्लाई करने के लिए जो हम इरिगेशन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं। बीच बीच में वीडियो रुक जाती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, आप लोग बहुत मज़े लेते होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत भी होता होगा लेकिन मज़े तो लेते ही होंगे पक्का, ठीक है, कोई बात नहीं। वही मॉइस्चर जो सप्लाई करते हैं हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करके सॉइल में वाटर डाल करके फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए जो हम मॉइस्चर डालते हैं, वाटर डालते हैं सॉइल में, सिर्फ किस चीज़ के लिए? मॉइस्चर के लिए। याद रखिएगा, मॉइस्चर के लिए वाटर डाल करके, हमको वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मॉइस्चर के लिए जो हम एप्लीकेशन करते हैं उसी को इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है ये इरिगेशन पढ़ने में, बहुत मजा आएगा आप लोग को। अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज मैं पूरा नहीं कंप्लीट करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इरिगेशन पूरा कंप्लीट कर दूँगी, बहुत मजा आएगा आपको। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख लो, इसे इरेज कर लो, मैंने थोड़ा कर दिया सेंस, ठीक है, लिख लो इसे। तो मैंने इरिगेशन का डेफिनेशन देखा, अब ऑब्जेक्टिव देखो। ये 4 ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है और 3 ऑब्जेक्टिव है वो मैं बताऊंगी, स्पेस नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बोर्ड छोटी है प्लीज़, ठीक है। तो पहला क्या? पहला वही जो डेफिनेशन था नॉर्मल कि एड वाटर टू सॉइल फॉर सप्लाइंग मॉइस्चर इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। वाटर हम लोग उसमें क्यों डालते हैं, क्यों डालेंगे, इरिगेशन हम लोग क्यों करेंगे? तो मॉइस्चर डालने के लिए, मॉइस्चर के लिए, प्लांट को मॉइस्चर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, फॉर प्लांट ग्रोथ करने के लिए। मॉइस्चर रहेगा तभी प्लांट ग्रोथ करेगा, ठीक है। पानी, हमें पानी चाहिए तभी तो हम लोग क्या कहते हैं, बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मैं पानी की वजह से तो बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरा है कि टू प्रोवाइड क्राफ्ट इंश्योरेंस
इंश्योरेंस, हमें जो इंश्योरेंस मिलती है बस वही, क्राफ्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्राउट। इससे क्या होता है कि जो सूखी जो मिट्टी हमारी सूख जाती है, हमारे प्लांट जो है सूखी अवस्था में हो जाते हैं, उसको इंश्योरेंस के रूप में हम उसे जो पानी देते हैं उसी को, वही वो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा है कि कूल सॉइल, सॉइल को कूल करने के लिए, एटमॉस्फेयर को कूल करने के लिए बाय मेकिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट, हम जो है उससे फेवरेबल एनवायरनमेंट उसे देंगे, हम सॉइल को कूल करेंगे, एटमॉस्फेयर को कूल करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा है और लास्ट है, ये फोर्थ, लास्ट नहीं है, मतलब ये चौथा नंबर है, अभी 3 और बाकी है, लास्ट नहीं है। टू वाश आउट साल्ट फ्रॉम द रूट जोन ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट जोन से साल्ट का वाश आउट, साल्ट का रिमूव होना, साल्ट का वाश आउट होना, ये भी इरिगेशन में आता है। इस देख लो 4 पॉइंट से इतना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट। आज से सभी लोग जो जाएंगे अपने अपने जो पॉट में या फिर जो अपने खेत में, या फिर थोड़ा थोड़ा पानी इरिगेशन अपने तरफ से भी डालना, ताकि पता तो चले कैसे कैसे इरिगेशन करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको शेड्यूलिंग जब बताऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो आप लोग भी ये सब काम करना। इससे प्रैक्टिकल करने से जितना समझ में आता है उतना पढ़ने से नहीं आता। ठीक है, ये पढ़ना सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाद में प्रैक्टिकल करना है ताकि वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ऐसा नहीं करना है कि एकदम रोज जा रहे पानी पे पानी 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 डाले जा रहे हैं। अब वो जैसे कि अभी हम लोग पियेंगे पानी पे पानी पिए जाएंगे तो हम लोग भी वाटर लॉगिंग हो जाएंगे, बस वैसे ही वाटर लॉगिंग नहीं करना है। ठीक है, उतना ही पानी देना है जितना कि मॉइस्चर के लिए अवेलेबल हो। ये 4 पॉइंट हो गया। ये वाला तो पहले जैसा है वो तो नॉर्मल याद है, क्राफ्ट इंश्योरेंस बस इतना याद कर लेना। उसके लिए शॉर्ट पीरियड फॉर ड्राउट, सुखाड़ से बचाने के लिए, सूखी अवस्था से। फिर क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर और सॉइल को कूल करने के लिए, ठीक है, फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं प्लांट ग्रोथ करने के लिए। और वाश आउट ऑफ साल्ट, साल्ट का वाश आउट। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लो, हम 3 और लिखते हैं। ठीक है, 4 हम लोगों ने देखा, अब बची है 3। 3 क्या है, पहला है टू डिजॉल्व द प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल। अभी मैंने न्यूट्रिएंट की बात की ना क्राइटेरिया में, इसीलिए मैं पहले बता दे देती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, वो 17 न्यूट्रिएंट्स जो था, एलिमेंट जो था, वो जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तभी उसको डिसॉल्व करने का काम करता है इरिगेशन से। रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट सिस्टम, प्लांट सिस्टम मतलब कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अभी मैंने बताया कूल करता है सॉइल को, टेम्परेचर मतलब जो है उसको अच्छा टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करता है। टू सॉफ्टन द टिलेज, टिलेज क्या होता है बेसिक, अभी मैं बता देती हूँ। टिलेज एक और चैप्टर है, उसको भी मैं बताऊंगी तभी टिलेज अच्छे से डिटेल में। टिलेज क्या होता है कि मिट्टी को ही ऊपर नीचे करना ही एक तरह से टिलेज कहलाता है। ठीक है, तो उस टिलेज ऑपरेशन करने में ईजी हो उसके लिए भी इरिगेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्राइटेरिया पढ़ा। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का किसने दिया था, तो ऑर्डन एंड स्टाउट ने दिया था, कब, 1939 में दिया था। उसके 3 क्राइटेरिया पढ़ा, कैसे एलिमेंट्स की कमी होगी तो फिर क्या क्या होगा। और 17 एलिमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हुआ, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वो 17 एलिमेंट्स देखा, बेसिक, माइक्रो, मैक्रो। उसके बाद मैंने इरिगेशन देखा, तो हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा। ठीक है, एलिमेंट्स देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इरिगेशन देखा, उसका डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ 17 एलिमेंट मैंने आज बताया था वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट था। ऐसा नहीं है कि और एलिमेंट का नीड नहीं होता, उस और भी एलिमेंट का नीड होता है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में वो भी बताऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग इतना इतना तो जान गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के व्यूज़ से अगर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि कंपटीशन अगर नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कोशिश कीजिए, खुद को ऐसा बनाइए कि कंपटीशन निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं हो तो और ऑप्शन है, लेकिन प्रायोरिटी हमें उसका देना है कि हमारा हो जाए सिलेक्शन। चलिए, तो इतना अच्छे से आप लोग देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी बता दिया आपको, वो देखेंगे, और इरिगेशन शेड्यूलिंग ये सब वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बीएससी कहाँ से कर रही हूँ, तो कर रही हूँ बीएससी कहीं से, बताऊँगी कभी बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे से पढ़ो, मन ला के पढ़ो, और फोड़ना है हम लोग को। ठीक है।
थैंक यू।